गुड मॉर्निंग सर। 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 हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गाइडेड रन करना। हाँ, ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे ERP। ERP के बारे में बोले थे कि हमको IP पता होगा तो मैक जानने का जो प्रोटोकॉल है दैट इज ERP। और ERP में जो मान लो हम जो राउटर की बात किए थे, जैसे हम अभी यहाँ का बात करते हैं, यहाँ से अगर मेरा डेटा कुछ सेंड हो रहा है, हम इस नेटवर्क से बाहर भेजने वाले हैं, तो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, सबसे पहले कहाँ जाएगा, गेटवे पे जाएगा, गेटवे पे जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे पे जाएगा। ओके, तो हमको डिफॉल्ट गेटवे का तो आईपी एड्रेस हमको पता है, हमको DHCP से डिफॉल्ट गेटवे भी मिला था, डिफॉल्ट गेटवे का आईपी मिला था। ठीक है, तो हमको डिफॉल्ट गेटवे का आईपी पता है और हम उसको ऐसे देख सकते हैं, लिखेंगे IP config तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस हमको पता चल रहा है, ये वायरलेस लाइन का है, अच्छा वायरलेस कनेक्शन है। ठीक है, तो हमको ये पता चल रहा है 192.168.190.80 ये डिफॉल्ट गेटवे है, दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, हमको इसका मैक चाहिए, मैक चाहिए तभी तो वहां मेरा पैकेट वहां डिलीवर होगा, विदाउट नोइंग मैक तो नहीं होगा। तो मैक के लिए क्या बताए थे, ARP -A स्विच है इसका, और यहाँ पे हमको लिख देना है 192.168.190.80। ठीक है, तो हमको इसका मैक देखो पता चल गया, हमको फिजिकल एड्रेस पता चल गया, फिजिकल एड्रेस हमको पता चल गया। अब जब इस तरह से फिजिकल एड्रेस पता चल जाएगा तो डेटा लिंक लेयर का काम हो गया, है ना? डेटा लिंक लेयर को फिजिकल एड्रेस चाहिए था, अब यहाँ तक वहां चला जाएगा, काम खत्म। ओके, तो अब हम अगर ये कहते हैं कि हमको यहाँ से हमको डेटा भेजना है और हमको सपोज करो यूट्यूब को भेजना है, यूट्यूब से कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं या हम यूट्यूब को कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम इस
हमारे ये गेटवे जो डिफॉल्ट गेटवे से लेके यूट्यूब तक टोटल कितना हॉप आएगा, कितना इंटरमीडियरी नोड होगा, ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, बहुत आराम से पता चल सकता है। कैसे कि हम जो मेरा जो सबसे एडजेसेंट राउटर मिलेगा इस नेटवर्क में, उस राउटर से हम पूछ सकते हैं ना कि भाई ये आईपी एड्रेस का रूट कौन सा है, वो बताएगा हमको। तो फिर उस राउटर से ऐसा करके हम जान सकते हैं कि हमको कहाँ जाना है। ठीक है, उसके लिए कमांड क्या है, ट्रेस रूट, ट्रेस आरटी, है ना। हम और उसको आईपी एड्रेस लिख देंगे तो हमको मिल जाएगा। एक काम करते हैं, देखते हैं एनएस लुकअप और लिखते हैं ठीक है, ये हमारा इसका डीएनएस नहीं पता चला, लेकिन हमको ये पता चल गया कि उसका IPv6 जो इसका जो आईपी एड्रेस क्या है मेरा। ठीक है, ओके। अब हम ट्रेस रूट करते हैं और हम लिखते हैं ट्रेस रूट में ट्रेस RT और लिखते हैं www ये मैक्सिमम 30 हॉप तक दिखाएगा। पहला हॉप मिला ये 80 जो मेरा डिफॉल्ट गेटवे है। यहाँ से डेटा जाएगा तो कहाँ जाएगा, सबसे पहले डिफॉल्ट गेटवे पे जाएगा ना। तो पहला मेरा डिफॉल्ट गेटवे का देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट किए थे, राउटर जवाब नहीं दिया। ठीक है, दूसरा वाला भी टाइम आउट हो गया। चौथा वाला मिला, वो आईपी एड्रेस हमारा 172.26.106। पांचवा मिला, छठा मिला। ठीक है, इसका आईपी एड्रेस देखो दिखा है 142.250.77.206। सबसे ऊपर वाला लाइन में देखो यूट्यूब का जहां हम पहुंचना चाहते हैं उसका आईपी एड्रेस दिया है। और 13वें नंबर पे उस आईपी एड्रेस से पहुंच गए हम लोग 142.250.77.206 पहुंच गए ना। ये वाला जो यहाँ लिखे ना, जो यहाँ लिखो ट्रेसिंग रूट टू यूट्यूब -ui.google.com, ये उसका पूरा का पूरा उसका वेबसाइट है। और उसका आईपी एड्रेस है क्या, देखो 142.250.77.206 आईपी एड्रेस है उसका यूट्यूब का। सर हाँ, तो ये मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए आईपी एड्रेस है। हाँ, हमको आईपी एड्रेस मिला ना, ये आईपी एड्रेस हमको दिखाया। और इस आईपी एड्रेस तक जो पैकेट डिलीवरी होगा मेरे सिस्टम से, वो किस किस हॉप से होगा। तो पहला हॉप तो होगा तुम्हारा डिफॉल्ट राउटर, ये वाला डिफॉल्ट राउटर था, ये वाला जो हम लोग निकाले थे। ठीक है, डिफॉल्ट राउटर के बाद पहला राउटर जो है उसको क्यूरी किए थे, लेकिन हमको उस जो फिक्स टाइम के अंदर जवाब नहीं मिला तो टाइम आउट हो गया। दूसरा राउटर से भी टाइम आउट हो गया। तीसरा राउटर जवाब दिया, तो ये तीसरा राउटर, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करते करते फाइनली हम लोग इस जगह पे पहुंच गए। ये राउटर यही है हम लोग का यूट्यूब है। एक अगर मान लो डिफॉल्ट गेटवे को अगर हम काउंट ना करें, तब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हॉप से होता हुआ 12वां जो था वो था मेरा यूट्यूब का अपना सर्वर। ठीक है, ये सारा का सारा आईपी एड्रेस हमको ट्रेवल करना पड़ेगा, तब हम यहाँ पहुंच पाएंगे। फाइन, किसका, यूट्यूब का। तो यूट्यूब का तुमको कौन IPv4 मिला कि 6 मिला। तो IPv4 में क्या दिया तुमको, ट्रेस रूट किए तो 192, वो तो तुम्हारा उसका नहीं है, लोकल एड्रेस हो गया तुम्हारा।
IPv4 यूट्यूब का 192 192 तो तुमको यहाँ लोकल एड्रेस दिखा रहा है जी। 192 तो प्राइवेट एड्रेस है, पब्लिक थोड़ी है। तुम कहाँ वाईफाई से कनेक्टेड हो? किस वाईफाई से? हाँ ठीक है, हम भी तो अपने मोबाइल से कनेक्टेड है। तो ये जो तुम्हारा दिखा रहा है ना 192.168.190.80 ये डिफॉल्ट गेटवे है। और ये डिफॉल्ट गेटवे हमारा जिसके हम मोबाइल के साथ जुड़े हैं ना, इसका डिफॉल्ट गेटवे है। ये डिफॉल्ट गेटवे तुम्हारा अलग आएगा, मेरा अलग आएगा, वो तो आएगा ही, क्योंकि हम लोग कॉलेज के नेटवर्क से रहते हैं, दोनों का डिफॉल्ट गेटवे एक ही आता, दोनों का डिफॉल्ट गेटवे एक ही आता। ठीक है, लेकिन YouTube का आईपी एड्रेस तुमको अलग, हमको अलग कैसे आएगा? क्या बताओ? IPv4 क्या है बताओ? नहीं 192.168 उसका YouTube का एड्रेस नहीं है। यहाँ 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 दिखाओ, यहाँ ले 192 का रेंज का जो एड्रेस होगा, हाँ ये तुम्हारा जो दिखा रहा है ना, हाँ IPv6 का है, IPv6 है। हाँ ये तुम्हारा जितना दिखा रहा है ना सब IPv6 है। डिफरेंस IPv4 रहेगा तब ना पता चलेगा। IPv6 रहेगा और IPv4 कंपेरेबल नहीं है, दोनों कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ठीक है, टोटल तुम्हारे पास 11 रिक्वेस्ट टाइम आउट 11 है, यहाँ पे 13 है। ठीक है, तुम्हारा सब कुछ IPv6 में है। yes हम्म, मेरा मोबाइल IPv6 में ज्यादा वर्क करता है हाँ वाईफाई इसका मेरा इसका IPv6 ठीक है। तो ये हम इस तरह से हम बात कर रहे थे कि हम जो डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं वो इस आधार पे होगा। और हमको अगर जिसका आईपी एड्रेस पता चल गया, हमको आईपी एड्रेस सब सोचो यहाँ से लेके यूट्यूब का सबका आईपी एड्रेस हमको पता चल गया, यहाँ सबका आईपी एड्रेस पता चल गया, ये सुनो। तो जब आईपी एड्रेस पता है तो क्या हम उसका बैक जान सकते हैं? आईपी एड्रेस पता चल गया ना सारे सारे राउटर का, तो क्या सारे राउटर का हम मैक एड्रेस जान सकते हैं? फिजिकल एड्रेस ARP करके यस सर। जान सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जान सकते। कैसे? क्योंकि हम लोग एक अंदर दूसरे नेटवर्क में हैं। ठीक है, अगर हम लोग प्राइवेट नेट, चूंकि हम लोग तो यहाँ पे हैं, अच्छा कोशिश करके देखते हैं, हम अभी तो मोबाइल से कनेक्टेड हैं, हो सकता है कि हम लोग को पता चले, देखते हैं। और मान लो कि हम लिखते हैं 172 फोर्थ नंबर वाला आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं। देखो 172.26.247.247 ठीक है, 126.106 इसका हमको मैक चाहिए। ठीक है, ERP इंटर नहीं, ERP इंटरेस्ट फाउंड नहीं है, ERP इंटरेस्ट फाउंड हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए कि हम एक नेटवर्क के अंदर में है, हम मोबाइल के साथ कनेक्टेड हैं, एक अंतर है। ठीक है, तो इस तरह से अगर किसी और का भी देखो, अगर 105 1 मिनट 105.119 नहीं, ERP हमको यहाँ से नहीं मिलेगा इसका। ठीक है, तो इसी तरह से सारा राउटर सबसे पहले बेस्ट रूट डिस्कवर करेगा, और बेस्ट रूट डिस्कवर करने के बाद उसको अपना एडजेसेंट राउटर मिलेगा। एडजेसेंट राउटर मिलेगा तो कैसे मिलेगा? मतलब उसका आईपी एड्रेस मिलेगा। ठीक है, आईपी एड्रेस के फॉर्म में उसको अपना एडजेसेंट राउटर मिलेगा। अब उसको तब ये डिसाइड हो गया कि ये पैकेट इस रूट में भेजना है, इस रूट में उस राउटर को भेज देना है, आगे का वो समझेगा। तो उस राउटर को आईपी एड्रेस मेरे टेबल में है। ऐसे क्यों बैठे हो प्रशांत? ठीक से बैठो, लटक के बैठे हो जैसे लग रहा है कि पटना के ट्रेन में बैठे हो। ठीक है, क्या कह रहे थे?
हाँ, तो अब जब हमको आईपी एड्रेस पता चल गया कि हमको उस राउटर को भेजना है, तो हम अब क्या करेंगे, ईआरपी क्यूरी पैकेट भेजेंगे और ईआरपी क्यूरी से हमको फिर उसका मैक मिलेगा, और जब मैक मिलेगा तो हम पैकेट को हम वहां पे यूनिकास्ट कर देंगे। क्लियर है? तुम लोग को क्लियर है सब बात? हम्म, जब आपका ये वाईफाई यूज कर रहे हैं, अभी वाईफाई एरिया प्रोवाइड करा, मेरा ऐसा दोनों का सेम दे रहा है, लेकिन आपका डिफरेंस है। हाँ, तो मेरा जो है वो IPv4 दिखा रहा है मेरे को, ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, तो हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर खत्म कर चुके, ट्रांसपोर्ट लेयर खत्म। ठीक है, तो चलो हम लोग आज शुरू करते हैं सेशन लेयर। The session layer is responsible for dialog control and synchronization. ठीक है, it establishes, maintains and synchronize the interaction among communicating systems. The main function is to provide a way for session user to establish a connection called sessions and transfer data. Session मतलब what is the meaning of session? जैसे हम जूम से सेशन का चल रहा था, जूम पे जितना देर भी 9 से 10 के बीच में जो सेशन चला है सेशन। सेशन मतलब एक बार किसी तरह का टाइम पीरियड, ट्रांजैक्शन शुरू हुआ, टाइम कोई पीरियड कम्युनिकेशन शुरू हुआ, कोई बातचीत शुरू हुआ, तो वो जब तक एंड ना करे, जब तक एंड नहीं, सेशन मेंटेन का काम होता है सेशन लेयर में। हाँ, तो वो सर हम जूम का सर सेशन, उसको सेशन बोल रहे हैं। मान लो कोई कंप्यूटर है, ऑन हुआ, सर्वर के बारे में बोलते हैं ना, उसका एक बार सिस्टम ऑन हुआ तो 1 महीना चला, 1 महीने के बाद ऑफ करना पड़ा, तो हम क्या बोलेंगे, वो एक कंप्लीट सेशन 1 महीने का था। कोई हम किसी सर्वर और क्लाइंट के बीच का ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, तो जितना देर के लिए कनेक्शन ओपन रहेगा, जितना देर के लिए हम ट्रांजेक्शन करेंगे, वो एक सेशन हुआ। हम ईमेल लॉगिन किए और हम कुछ देर बाद 10 मिनट बाद हम लॉग आउट हो गए, मेरा सेशन 10 मिनट का था। अब हमको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, तो वो दूसरा सेशन का होगा। एग्जामिनेशन तुम दे रहे हो, 2 सेटिंग में एग्जाम हो रहा है, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, 3-3 घंटा का। 10 बजे शुरू हुआ एग्जाम, 1 बजे खत्म हो गया, एक सेशन खत्म हो गया। दूसरा सेटिंग एग्जाम शुरू होगा तो दूसरा सेशन होगा। ठीक है, 9 से 12 सिनेमा देखने गए, है ना, 12 से 3 देखे थे, एक सेशन, 3 से 6 दूसरा सेशन। सेशन मतलब वो टाइम, जिस टाइम के लिए किसी तरह का कोई डायलॉग हो रहा है, कोई डायलॉग सेंडर रिसीवर के बीच में हो रहा है, वो हमारा वो सेशन है। डायलॉग मतलब बातचीत। हम तुमसे पूछे, तुम अपना यूजर ने बताओ, तुम अपना पासवर्ड बताओ, ठीक है, लो ये इनबॉक्स, ठीक है। कि जितना डायलॉग बॉक्स हमारे कंप्यूटर में आता है, सेबैच का हो, रीनेम सेबैच का हो, ओपन का हो, कुछ भी हो, तो डायलॉग बॉक्स मतलब क्या, एक तरह से आपसे हम डेटा लेना चाह रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बोलते हैं ना सिनेमा में अमिताभ बच्चन का डायलॉग बड़ा जबरदस्त था, तो कुछ बोला था ना अमिताभ बच्चन, कुछ बोला था, है ना, तो वही तो बोल रहा है ना ये कंप्यूटर भी, वो बोलने का तरीका इसका अलग है। वो एक डायलॉग बॉक्स दे रहा है कि किस नाम से सेव करना है बताइए, हम लोग वहाँ नाम डालते हैं और सेव कर देते हैं। ठीक है, यही है। तो डायलॉग भी हम लोग अभी और आगे समझेंगे। डायलॉग मतलब क्या, सेंडर और रिसीवर के बीच में डायलॉग बाजी होगा, मतलब कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगा। ओके, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है चैनलर का? सिंक्रोनाइजेशन मतलब अगर मान लो तुम
क्रिकेट, जो क्रिकेट मैच होता है तो उसमें देखे हो कोच को कैच प्रैक्टिस कराते हुए, देखे हो ना? तो अगर मान लो तुम रेडी हो कैच के लिए, तुम रेडी हो ऐसे, तब हम तुमको बॉल दे रहे हैं, इसका मतलब तुम सिंक्रोनाइज हो, तुम रेडी हो, मतलब हमारा और तुम्हारा एक तरह का तालमेल बिठा हुआ है, तुमको पता है कि कब बॉल फेंका जाएगा। ठीक है, अगर मान लो तुम तैयार नहीं हो और तब तक कोच तुम्हारे तरफ बॉल उछाल दे, तो क्या होगा, तुमसे कैच छूट सकता है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन मतलब सेंडर और रिसीवर, जब भी डेटा सेंड और रिसीव होगा तो दो लोग होंगे, उसमें दो स्टेशन होगा, एक सेंडर एक रिसीवर, तो दोनों के बीच में किसी न किसी तरह का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, होना आवश्यक है, अदरवाइज डेटा कैसे सेंड करोगे। हाँ, किसी न किसी तरह का सिंक्रोनाइजेशन आवश्यक है। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है सेशन लेयर का, एक डायलॉग कंट्रोल है, दूसरा सिंक्रोनाइजेशन है। डायलॉग कंट्रोल में क्या होगा, a session layer allows two systems to enter in a dialogue. It allows the communication between two processes to take place in either half duplex or full duplex. पहला तो बात ये कि कम्युनिकेशन जो है हाफ डुप्लेक्स हो रहा है या फुल डुप्लेक्स हो रहा है, इस बात का जो हिसाब किताब है और इस बात को जो मैनेज करना है, जो इसका डेटा स्टोर करके रखेगा, वो हमारा सेशन लेयर होगा। डायलॉग कंट्रोल इज आल्सो यूज्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड डिस्कनेक्टिंग टीसीपी कनेक्शन मैनेजमेंट। और जो हम लोग बोले थे कि सिंक पैकेट भेजेंगे या फाइन पैकेट भेजेंगे और एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेंगे, इसका डिसीजन और इसका रख रखाव, इसका देखभाल या इसको मैनेज करना, ये मैनेजमेंट भी हमको कौन करेगा, सेशन लेयर करेगा। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन में पहला तो हो गया डायलॉग कंट्रोल, दूसरा सिंक्रोनाइजेशन है मेंटेनिंग सेशन मेंटेन करना। सेशन मेंटेन करना मतलब एक बार अगर तुम मान लो हम बात करें किसी मेल का या किसी वैसे वेब एप्लीकेशन का जिसमें तुम यूजर नेम और पासवर्ड यूज करके अपने आप को ऑथेंटिकेट करते हो। ठीक है, अपने आप को ऑथेंटिकेट करते हैं और ऑथेंटिकेशन के बाद सर्वर तुमको ऑथराइज करता है उस सर्विसेज को यूज करने के लिए। ठीक है, ये इस पे भाप लग जा रहा है, तो उसको ऑथराइज करता है, नहीं देखिए भैया, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे तुमको यूजर नेम पासवर्ड भेजेंगे, तो सर्वर हमको ऑथेंटिकेट करेगा, ऑथेंटिकेट करने के बाद हमको तब वो ऑथराइज करेगा कि अच्छा यू आर ऑथेंटिकेटेड, यू आर ए जेन्युइन पर्सन, नाउ यू कैन टेक माय दी सर्विसेज। वो उस सर्विसेज, जो सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, उस प्रोवाइड के लिए तुमको क्या किया, ऑथराइज कर दिया। ओके, तो आप इसके लिए एग्जाम्पल में हम लेते हैं जीमेल का सर्वर है, जहां सारा का सारा मेरा जीमेल का सारा मेल वहां रखा हुआ है। अब हम यहाँ ब्राउजर खोले, लिखे यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरा यूजर नेम पासवर्ड कहाँ गया, जीमेल के सर्वर पे गया। जीमेल का सर्वर आपसे डेटाबेस से उसको वैलिडेट किया कि भाई यूजर नेम उसके बाद और ये जो है वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड है तो क्या किया कि हमको रिस्पांस भेजेगा कि ओके। साथ में अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमको एक बार रिस्पांस तुम दे दिए कि ओके, हमको मैसेज तुम दे दिए और मेरा हमको तुम्हारा इनबॉक्स खुल गया, अब जिस इनबॉक्स खुल गया, हमको मेल पढ़ना था, तब तक कोई फोन आ गया, हम फोन से बात करने लगे, तब तक हम चाय पीने चले गए, मेल खुला हुआ है, हम 1 घंटा बाद हम आएंगे मेल पढ़ने के लिए। ठीक है, तो क्या इस 1 घंटे के बीच में जीमेल से मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है क्या? यहाँ कनेक्शन एस्टेब्लिश की बात नहीं है, यहाँ सारा का सारा यूडीपी जैसा काम हो रहा है। हम मैसेज भेजे, तुम मैसेज भेजे, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई पूरी कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन लेस, बिल्कुल ये कनेक्शन लेस है। अब प्रॉब्लम समझो क्या है, 1 घंटा बाद हम जब आए, उसमें देखे कि एक मेल जो आया हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट मेल था, उसको पढ़ना है। ठीक है, मेल का हमको हेडिंग दिख रहा है, लेकिन मेल का कंटेंट तो हमको नहीं दिख रहा है, वो कहाँ है, अभी भी सर्वर पे है, जीमेल के सर्वर पे है,
हमको अब उस मेल का बॉडी चाहिए, मेल में जो कंटेंट है वो चाहिए। हम क्या करेंगे, उस मेल पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही मेल पे क्लिक करेंगे तो वो मेल का रिक्वेस्ट जाएगा जीमेल को कि भैया ईमेल पढ़ना है। तो जीमेल कहेगा तुम कौन। तो हम बोले अभी ना थोड़ी देर पहले हम अपना यूजर नेम पासवर्ड देके ऑथेंटिकेट किए थे। तो नहीं, हमको तो नहीं याद है, फिर दो हमको यूजर नेम और पासवर्ड। तो हमको फिर यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। तो बोला ठीक है चलो वैलिडेटेड, तुम ले जाओ ईमेल आएगा, यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, फिर तीसरा मेल पढ़ना होगा तब क्या करेंगे, फिर बोलेंगे ये वाला मेल पढ़ना है, तो फिर बोलेगा तुम कौन। क्यों? क्योंकि जब हमको ऑथेंटिकेट किया था सर्वर, तब हम ऑथेंटिकेटेड हैं, इसका इंफॉर्मेशन कहाँ था, इसीलिए कि डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर है। तो हमको जो मैसेज भेज रहे हैं रिस्पॉन्स मिल जा रहा है, बाद में कौन पहचानेगा एक दूसरे को। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए ये सेशन लेयर काम करता है। सर्वर क्या करेगा, जैसे ही पुष्कर राज और उसके पासवर्ड को ऑथेंटिकेट किया, अपने सर्वर में एक सेशन आईडी बनाएगा, वो सेशन आईडी बनाएगा पुष्कर राज के करस्पॉन्डिंग, और वो सेशन आईडी हमको भेजेगा। हमको जब मेल पूरा का पूरा इनबॉक्स खुला था तो हमको सेशन आईडी मिल गया था। अब जब हम जो मेल पढ़ना होगा क्लिक करेंगे तो हम मेल का रिक्वेस्ट साथ में हम सेशन आईडी भेजेंगे, और उस सेशन आईडी को देखेगा कि सेशन आईडी अच्छा हाँ ठीक है, मतलब ये आदमी जो है वैलिडेटेड है, ठीक है, तो हमको मेल मिल जाएगा। और वो सेशन आईडी मेरे पास भी स्टोर है और वहां तो स्टोर है ही है। तो मेरे सिस्टम में मेरा जो ब्राउजर उस सेशन को जो स्टोर करके रखे हुए है, यही काम है सेशन लेयर का। समझ में आ रही है आप लोग को? देवाशीष, मुकेश, तन्नू, ठीक है। तो ये सेशन कहाँ स्टोर होगा? सेशन क्रिएट कौन किया? सर्वर। स्टोर कौन करेगा? क्लाइंट स्टोर करेगा। तो तुम लोग कुकीज का नाम सुने होंगे, कुकीज जो है वो इस्तेमाल होता है सर्वर के द्वारा क्लाइंट में बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, ठीक है। उसमें सेशन भी है तुम्हारा, उसमें सेशन भी है। और हम जैसे जब तुम इस तरह का जब .NET ASP.NET और इस तरह का सर्वर का जब तुम प्रोग्रामिंग करोगे तो उसमें तुम देखना कुकीज भी यूज करते हैं और एक सेशन वेरिएबल भी होता है, तो वहां पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, सेशन वेरिएबल भी यूज करते हैं, ठीक है। तो वो सेशन मेरा रहेगा। जैसे ही तुम लॉग आउट क्लिक करते हो, लॉग आउट, तो मेरा ब्राउजर फिर उसको कांटेक्ट करता है सर्वर को और बोलता है कि भैया लॉग आउट हो गए हम लोग, मेरा आईडी वहां से डिलीट कर दीजिए। ये क्यों करना पड़ता है कि अगर मेरा सिस्टम किसी के हाथ लग गया तो वो उस सेशन का, जो सेशन वहां पे क्रिएटेड है, उसका यूज कर सकता है। तो मेरा खोलोगे मेल खुल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम वहां से वो सेशन आईडी फ्लश करवा देंगे, वहां से फ्लश हो जाएगा, ब्राउजर भी भूल जाएगा, ब्राउजर ही फ्लश कर देगा। वो सेशन आईडी अब किसी को याद नहीं है, तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, अब फिर तुमको अपने आप को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा यूजर नेम पासवर्ड देके, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, हैकिंग का सबसे पहला स्टेज में जो सिखाया जाता है वो यही कि किसी का सेशन कैसे हैक किया जाए। हेलो, हाँ ठीक है, आ रही है बात सबको? यस सर। यस सर, आ रही है सर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि उस सेशन को स्टोर करके रखेंगे और जब सेशन हम डिलीट कर देंगे तो मेरा हो जाएगा।
अगर मान लो इस तरह का जो प्रोग्राम बनता है, उस प्रोग्राम में सेशन को कैसे कंट्रोल करना है, ये प्रोग्रामर इस चीज को यूज करता है। अगर हमको थोड़ी देर के लिए सेशन चाहिए, थोड़ी देर के लिए सेशन चाहिए, तो हम लिखेंगे कि हर 10 मिनट में अपने आप टाइम आउट हो जाएगा। जैसे IRCTC का तुम यूज करो, उसमें ऑलरेडी तुम इतना नहीं है कि अगर तुम लॉग इन कर गए तो बहुत देर तक तुम्हारा सेशन बरकरार रहेगा। जैसे बैंकिंग साइट पे जाओ, इंटरनेट बैंकिंग में, वहां भी यही बात है। इवन कि ब्राउजर क्लोज कर दिए तब भी तुम्हारा सेशन डिलीट हो गया। अगर मान लो कुछ खुला हुआ है फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज, अगर जैसे ही तुम ब्राउजर को बंद कर दिए, ब्राउजर बंद किए मतलब कि वो एप्लीकेशन जो रन कर रहा था टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो जैसे ही एप्लीकेशन टर्मिनेट होगा, वो सर्वर से अपना जो आईडी है, सेशन आईडी है, उसको वहां भी डिलीट कराएगा और यहाँ भी वो उसको फ्लश आउट कर देगा। तो नेक्स्ट टाइम तुमको फिर से अपने आप को ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा अगर तुम्हारे पास नहीं है तो। ठीक है, हाँ, ये कह रहे थे कि अगर मान लो सब लोग नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, हमको अगर ये पता चल जाए, अब बहुत मुश्किल नहीं पता करना है, अगर ये पता चल जाए कि ब्राउजर सेशन आईडी कहाँ स्टोर करके रखता है, सेशन आईडी कहाँ स्टोर करके रखता है और कैसे इनक्रिप्ट करता है, नॉर्मली MD5 यूज होता है, तो हम अगर उस सेशन आईडी को तुम्हारा हम स्टील कर ले, क्योंकि नेटवर्क में सब है, सबका सिस्टम हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे कि उस सेशन आईडी को, जहाँ पे तुम्हारा सेशन आईडी स्टोर है, उस सेशन आईडी को हम कॉपी करते हैं और अपने सिस्टम के उस जगह पे सेम टू सेम उसी प्लेस पे हम स्टोर कर दें। ठीक है, तुम लॉगिन हो, लॉग आउट नहीं हो, तुम लॉगिन किए हुए हो, उसका सेशन आईडी मेरे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे लिखेंगे facebook.com, तो हमारा जो फेसबुक को जो रिक्वेस्ट करेगा, तो फेसबुक का जो सेशन आईडी है उसके साथ रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमको फिर ऑथेंटिकेट करने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा पूरा का पूरा वॉल मेरे सामने खुल जाएगा, पूरा का पूरा वॉल तुम्हारा मेरे सामने खुल जाएगा और हम यूज कर सकते हैं उसको। ठीक, इसी तरह से वैसे हर सिस्टम का, वैसे हर सर्वर का जिस अगर वो सेशन आईडी क्रिएट हो रहा है, उसका सेशन को स्टील किया जा सकता है, उसको चुराया जा सकता है, उसको हैक किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग हमेशा यूज कहते हैं कि सेशन आईडी, हम जब आप लॉग आउट कीजिएगा तो सेशन आईडी डिलीट हो जाएगा ना। अगर मान लो किसी तरह से तुमको मेरा सेशन आईडी मिल गया और हम रिमेंबर मी किए हुए हैं, रिमेंबर मी मतलब कि हम जब खोले तो हमको ऑथेंटिकेटेड रहे, मतलब सेशन आईडी सर्वर पे मेरा डिलीट नहीं हो, वहां रहे, एग्जिस्ट करता रहे। और नॉर्मली हम लोग मोबाइल पे ऐसे ही यूज करते हैं, फेसबुक खोलो तो ओपन, जीमेल खोलो ओपन। ठीक है, जब तक हम बोलेंगे लॉग आउट नहीं करिए तब तक हमारा लॉग आउट नहीं होगा। ओके, तो क्या होगा, इसी तरह से अगर हम तुम्हारा सेशन हमको पता चल जाए तो हम कितना दिन तक, जब तक तुम लॉग आउट नहीं करोगे तब तक हम तुम्हारा सिस्टम यूज कर सकते हैं, तुम्हारा हम सारा का सारा मेल वेल सब देख सकते हैं। तो समय समय पर लॉग आउट करके री लॉग इन करना हमेशा फायदेमंद होता है ना, होता है कि नहीं होता है। जिस तरह से Yes, sir. हर थोड़े थोड़े समय में पासवर्ड चेंज कर देना चाहिए, ठीक उसी तरह से जितना एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं सब में कुछ कुछ दिन पे आपको लॉग आउट करके लॉग इन करना। इससे दो फायदा है, एक तो फायदा है कि अगर सेशन हैक हुआ रहेगा तो उससे बचोगे, दूसरा कि तुमको पासवर्ड याद रहेगा। ठीक है, पासवर्ड हमेशा याद रहेगा, अदरवाइज क्या होता है कि 6 महीना बाद अगर किसी तरह से लॉग आउट हो गए तो याद ही नहीं है कौन सा पासवर्ड, फिर पासवर्ड रिकवर करना पड़ेगा तुमको मोबाइल में। हाँ, ठीक है, तो ये हमारा किसका काम है, अगर यूडीपी है तब भी सेशन लेयर का काम है, टीसीपी है उसका काम है ही है ना। Maintaining session, especially in the connectionless services, server needs to authenticate the client with login credentials. After authentication, server authorize the client to their services. Because it is a connectionless service, client and server need to remember this authentication. So a session ID is created and saved at the server, and this session ID is sent to the client. After authentication, client need to send same session ID with full future correspondence, with all future correspondence that is same as remember authenticated client at the server.
ठीक है, ये ठीक उसी तरह का काम है जैसे बड़े बड़े शहरों में वो जो होता है तुम्हारा जो पब होता है, ठीक है, तो पब में मान लो कोई गया, पैसा लगा, टिकट दिया, तो टिकट ऐसा नहीं है सिनेमा में टिकट जैसे फाड़ के देता है ना, वैसा नहीं देगा, क्योंकि वहां पे हो सकता है खो जाए, तो वहां पे हाथ पे एक मोहर मारेगा यहाँ पे, ठीक है, तुम जाओगे पैसा दिए, यहाँ पे एक ठो मोहर मार दिया, तो उससे पता चला कि तुम ऑथेंटिकेटेड हो, तुम टिकट मांगने का भी जरूरत नहीं है, तुम घूम फिर रहे हो, तुम्हारा हाथ देख के समझ जाएंगे कि तुम ऑथेंटिकेटेड हो। ऑथेंटिकेटेड इसको मिटा भी नहीं सकोगे, इतना तुरंत मिटेगा नहीं, कोई आदमी के पास वो मोहर होगा भी नहीं, तो ये नहीं कह सकता है कि टिकट तो था लेकिन कहीं गिर गया, ये नहीं कह सकते हो। तो ये जो मोहर मारने वाला चीज है, यही है सेशन आईडी, ठीक है। फिल्म में क्या होता है, जैसे मान लो तुम गए मूवी देखने के लिए, टिकट खरीदे, तो क्या किया कि काउंटर वहां जैसे ही जा रहे थे एंट्रेंस पे, तो वो टिकट को आधा आधा कर दिया और आधा तुमको दे दिया, हाफ तुमको दे दिया और तुम चले गए। बीच मूवी में तुम बाहर निकले वॉशरूम जाने के लिए या कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए, ठीक है, और जब वापस तुम जा रहे थे तो गेट पे अगर खड़ा है बोले टिकट, तो तुम दिखाओगे ना टिकट, देखिए ये टिकट है, मतलब यू आर प्री ऑथेंटिकेटेड, तुम बता रहे हो कि तुम टिकट खरीद के अपने आप को ऑथेंटिकेट कर चुके हो, उसका सबूत है वो टिकट, ठीक है। तो जब तुम बाहर से अंदर करोगे तब तुमको टिकट दिखाना पड़ेगा, वही काम यहाँ भी हो रहा है कि जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तब तक उसको सेशन आईडी भेजना पड़ेगा। बाई चांस अगर वो टिकट तुम्हारा गिर जाए और टिकट किसी और को मिल जाए, तो वो टिकट लेके जा सकता है, इंटर कर सकता है, जाने लगेगा टिकट जी, टिकट क्या है, हाँ जाइए, चल जाएगा, तुम बोलोगे तुम तो फिर अब नहीं जा पाओगे, हाँ ठीक है। तो वो जो टिकट है जो चोरी हो गया तुमसे और कोई और यूज कर दिया, यही हमारा सेशन हैकिंग, ठीक है। चला गए क्या, नहीं है ना, ठीक है। After authentication, client need to send same session ID with full future correspondence, and client application save the session ID in session ID in session variable or cookies. A client can maintain multiple sessions with a multiple server, or client can maintain multiple session with the same server. अब हम मोबाइल से फेसबुक पे अगर लॉगिन है और हम यहाँ क्लाइंट से यहाँ अपने लैपटॉप से लॉगिन हो रहे हैं, तो 2 सेशन बन रहा है ना। अगर हम ये सेशन यहाँ से लॉग आउट कर रहे हैं तो मोबाइल पे लॉग आउट नहीं हो रहा है, मेरा मोबाइल पे लॉग आउट नहीं हो रहा है, तो दोनों अलग अलग सेशन है। एक ऑप्शन आता है लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस, लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस, तो मेरे लिए मेरा जो यूजर नेम है, उस यूजर नेम से जितने डिवाइस से हम लॉग इन किए हैं सबसे लॉग आउट कर दीजिए। उस कंडीशन में टैब से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से, सबसे लॉग आउट हो जाएगा। अदरवाइज जिस सिस्टम से आप लॉग आउट कीजिएगा उसी का सेशन आईडी सिर्फ रिमूव किया जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे मेरा वेब ब्राउजर क्लाइंट है, HTTP रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और HTTP रिक्वेस्ट करने के बाद हमको हम फॉर्म डेटा दिए, हर्षल यहाँ से हम इसको यह ऑथेंटिकेट हुआ, ऑथेंटिकेट करने के बाद हमको ओके रिस्पांस मैसेज दिखा, दैट इज द रिक्वेस्ट, दैट इज द रिस्पांस, और रिस्पांस में हमको एक सेशन आईडी मिला, हम कुकीज में उसको सेट कर दिए, आईडी मेरा 123। जब दोबारा हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हमको फिर ऑथेंटिकेट न कराना पड़े, इसीलिए हम कुकीज का वैल्यू आईडी 123 भेजेंगे वापस। ये 123 को देख के समझ जाएगा कि ये हमारा प्री ऑथेंटिकेटेड क्लाइंट है, ठीक है। उसके आधार पे ये फिर हमको बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके बाद है चेक पॉइंट। चेक पॉइंट कहने का मतलब कि अगर मान लो कोई डेटा डाउनलोड कर रहे हैं हम कहीं से, याद करो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, और 80, 90, 95% होने के बाद किसी तरह कोई डिस्कनेक्शन होता है, तो मेरा हाँ, तो वो मेरा खत्म हो जाता है और फिर 0 से शुरू होता है ना। अगर हम चेक पॉइंट क्रिएट करें, चेक पॉइंट क्रिएट करने का मतलब कि मान लो अगर हमको 1000 पेज का फाइल डाउनलोड करना है, तो हर 100 पे हम चेक पॉइंट बना लेते हैं, हर 100 पे चेक पॉइंट बना लेते हैं, और 545 पे मेरा कनेक्शन फेल हो गया, 545 पे मेरा कनेक्शन फेल हो गया, और तब हम क्या करेंगे, जब हम रिज्यूम करेंगे अपना डाउनलोड, तब हमको 500 तक तो सेव रहेगा,
500 मेरा चेक पॉइंट था, तो 500 तक तो मेरा डेटा सेफ है। 501 से शुरू होगा, तो सिर्फ 45 पेज जो था वही मेरा मिस हुआ। अगर चेक पॉइंट नहीं बनाते तो हमको फिर 0 शुरू करना पड़ता। ठीक है, तो हम 50-50 का बनाते हैं, तब हमको उससे ही फायदा होता है। मान लो 565 पे अगर मेरा लॉस होता तो मात्र 15 ही लेना पड़ता, अभी तो 65 लेना पड़ेगा। चेक पॉइंट मतलब हम कुछ ना कुछ मार्क लगा देंगे कि अगर डेटा मेरा कनेक्शन लॉस होता है तो हम यहाँ तक का डाउनलोड मेरा रहेगा, उसको रिज्यूम कर देंगे। जितना भी तुम्हारा डाउनलोड मैनेजर आता है, IDM हो गया या डैप हो गया, कोई हो गया, सारा का सारा चेक पॉइंट वाला इश्यूज काम करता है। ओके, द सेशन लेयर अलाउज द प्रोसेस टू ऐड सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट टू अ stream of data. This is called checkpoints. For example, if system is sending a file of 1000 pages, it is advisable to insert checkpoint after every 100 pages to ensure that each 100 page unit is received and acknowledged independently. In this case, if a crash happens during the transmission of the page 1523, then only page that needs to be resent after system recovery are पेज 501 से 523। 500 तक हमारा हर 100 पेज पे चेक पॉइंट था, तो 500 तक तो याद है हमको क्या भेजे थे, है ना। उसके बाद कब सिर्फ 23 पेज भेजना बाकी रहेगा। प्रीवियस पेज दैट इज 501 नीड नॉट टू, प्रीवियस पेज टू 501 नीड नॉट टू सेंड। 500 सॉरी 501 नहीं, 501 से तो भेजना ही पड़ेगा, 500 तक नहीं भेजना पड़ेगा। If no checkpoint is added, then whole file will be transmitted again. Clear है? The primary goal of this layer, अच्छा प्रेजेंटेशन लेयर शुरू हो गया, यहीं तक सेशन लेयर था। यहाँ तक किसी को सवाल तो बोलो, प्रेजेंटेशन लेयर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है सबको? सेशन हाँ तो सब छोटा ही रहेगा ना, अब इसका काम भी बहुत ज्यादा नहीं है, एप्लीकेशन लेयर का काम और भी छोटा है। जैसे लेयर पढ़ेंगे लोग, प्रेजेंटेशन लेयर में जैसे सेशन लेयर वैसे ही प्रेजेंटेशन लेयर है। मेन डेटा सेंड करने का काम जो था वो ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर का है। ठीक है, फिजिकल लेयर का काम क्या था, डेटा को इनकोड करना, मतलब सिग्नल में इनकोड करना डेटा को, उसका काम था। और बाकी जो मैनेजमेंट है डेटा सेंड करने का, पैकेट सेंड करने का, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और डेटा लिंक लेयर का है ना। चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, अगर कुछ पूछना है तो पूछो। ओम प्रकाश सरस्वती, महीना में 2 दिन आते हो और ये मदद चाहिए वो मदद चाहिए बोल के फिर लापता हो जाते हो। हेलो सर। बोलो देवाशीष। आवाज नहीं आ रही। लापता नहीं हुए सर, थोड़ा तबीयत खराब हो गया सर। देवाशीष यस सर। सर ट्रांसपोर्ट लेयर सर खत्म हो गया ना सर, उसका PDF सर प्रोवाइड करवा दीजिएगा। ठीक है हाँ ओके।